अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर। और ऑफ कोर्स मैं अवेयरनेस के तो छोड़ती नहीं हूँ, अवेयरनेस आपको मिलनी चाहिए। और आज भी हमारे दरमियान हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं और हम बात करेंगे दांतों की, टीथ की, और हम अपने दांतों को कैसे क्लियर कर सकते हैं। स्केलिंग है, रूट कैनाल है, और कुछ लोग कैप जैसे रूट कैप भी लगवाते हैं। और बच्चों के लिए कैसा बेहतर है, बड़ों के लिए कैसा है, तो ये सारी, और ख़ास तौर पे जो लोग शुगर पेशेंट है उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल होंगे, आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप हमें रब्ता कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द, आपकी मम्मा को, बहन को, किसी को भी, किसी जेंट्स को भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर यहाँ पर सीनियर डेंटल सर्जन मौजूद है। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है बल्कि सर्जन है। लेट्स सी, डेंटल सर्जन है डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप बहुत सीनियर हैं और मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन आपने इस फील्ड को दिया है, इस प्रोफेशन को दिया है। बिस्मिल्लाह। ऐसा ही है, बेसिकली ये जो डेंटिस्ट्री थी हमारे बाप से आ रही थी। अच्छा। बाप से आई हमारे, अल्लाह ने जन्नत बख्शे। उसके बाद जो है वो फिर मेरे पास आ गई। फिर मेरे बाद जो है 2016 में डॉक्टर दानिश आ गए इस फील्ड में। तो ये अब सिलसिला ऐसा हुआ कि उसमें दिलचस्पी यूँ बढ़ती रही कि मेरे वालिद का ताल्लुक भी इसी डेंटिस्ट्री से रहा। और वो फ़ौज में, आर्मी फ़ौज में थे। वो बरताने की जो फ़ौज थी, जो दिल्ली में होते थे हम लोग। जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान आ गए। फिर पाकिस्तान में आके इन्होंने क्लिनिक की डिस्ट्रिक्ट शहर लाड़काना में, भुट्टो साहब के शहर में। हम लोग वहीं है, बाई बर्थ भी मैं वहीं का हूँ। फिर उसके बाद जो है हम कराची शिफ्ट हो गए कि हम भी कुछ तरक्की करें, क्योंकि वहाँ पे तो आदमी को दिमागी लगती है, छोटा शहर है। तो फिर यहाँ आके अल्लाह ताला ने जो है वो काम करने का जज्बा था। ऐसा तो हर आदमी कमा लेता है, बिल्कुल। तो उस जज्बे के साथ आए थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो भी दी कि हम काम भी कर सकें। बस अब आज यहाँ आपके सामने, आज यहाँ पर मौजूद है। उनकी पूरी फैमिली जो है, जैसे मैं चाह रही थी कि डॉक्टर साहब बात करें और बताएं कि अब कुछ लोग होते हैं ना यार, नीम हकीम खतरा है जान, तो ये वो नहीं है, ये बहुत सीनियर हैं। और इनके यानी कि पहले उनके वालिद साहब भी, और फिर इनकी फैमिली, इनकी वाइफ, उनका बेटा जो मेरे साथ इस वक्त बैठा है, मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। ही इज़ अ डेंटल सर्जन, डॉक्टर दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे दानिश? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आज बड़े पेपर शेपर लेकर आए हो, एग्जाम दे दिए? ये हमारा आज एग्जाम लेंगे। अच्छा, ये इन्होंने प्रॉपर आज जो है टीथ की कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लेकर आए और ये ब्रीफ भी करेंगे। हम चलते हैं मोइज साहब के पास। मोइज साहब, ये बताइएगा कि हम लोग आज बात कर रहे थे कि रूट कैनाल, तो इसके बारे में मैं कहूँगी डिटेल से लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ये कैसे होता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। अमूमन ये होता है कि लोगों को दांत में दर्द होता है, तो वो ये समझते हैं कि दवा लेने से या कोई, वो कहते हैं फोया लगा दें कॉटन का, तो उससे ठीक हो जाएगा। होता ये नहीं है। ये भी एक बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि जब भी उनके दांत में दर्द हो, वैसे होना तो ये चाहिए कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट। आपके दांत में दर्द होने से पहले आप डेंटिस्ट के पास इस तरह जाएं कि आपको वो निशान नज़र आ रहा है कि कैरीज जो है ना, जब बंदा ब्रश करता है तो नज़र आ जाती है। ओके। तो अब ये है कि लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्द होता है, दवा ली, खा ली। होता ये नहीं, होता ये है कि दांत में दर्द हुआ क्यों। और दांत में दर्द होता ही जब है, जब दांत को अल्लाह तबारक तआला ने जो इसकी हसासियत है उसको एनामल और डेंटिन 2 लेयरों से छुपा के रखा है। जब वो खुल जाएगा, कहीं से सुराख हो जाएगा और अंदर पानी चला जाएगा, हवा चला जाएगी, फिर दर्द होगा। अच्छा, जब ये दर्द होता है, शुरू में अगर दर्द हुआ है तो किसी हद तक हम इसको फिलिंग के ज़रिए बचा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं कि हम उसे बचा रहे हैं। लेकिन अमूमन जो है इसकी रूट कनाल होती है। अब रूट कनाल जो है एक ऐसा प्रोसीजर है कि वो तो खैर डॉक्टर दानिश तो सिंगल डे में भी दे देते हैं, 1 घंटे में। लेकिन रूट कनाल के प्रॉपर जो है लोगों के लिए वो जो एक्सपेंसिव कम है वो है 4 विजिट हैं। अब लोग ये 4 विजिट भी नहीं कर पाते हैं, फिर वो इकोनॉमी कंडीशन ऐसी है हमारे अधूरे में छोड़ देते हैं। अधूरे में ऐसे एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। तो क्या होता है कि फिर उनका दांत ख़राब हो जाता है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से उसकी रूट कनाल करवा लें, और रूट कनाल बहुत ज़रूरी है। किसी दांत में अगर दर्द हुआ है
तो डॉक्टर को दिखाकर एक्सरे की मदद से डॉक्टर करके उसको एग्जामिन करते हैं, फिर वो एडवाइस करते हैं कि इसकी रूट कैनाल ही है। तो रूट कैनाल पे लोगों को बड़ी समझदारी से काम करना चाहिए और इसको गैर ज़रूरी काम नहीं समझना चाहिए। ये रूट कैनाल बहुत ज़रूरी है। और फिर इस रूट कैनाल के साथ साथ, क्योंकि जब ये रूट कैनाल होती है ना, तो हमारे यहाँ अल्लाह तबारक तआला ने दांत में, अगर हमने तो बहुत करीब से देखा है, उसके अंदर बाकायदा नसें और ब्लड सप्लाई वगैरह सब होती है। ऐसे होती है जैसे एक चुटिया होती है, लिपटी भी नहीं, इस तरह लिपटी भी होती है, ये बाकायदा जारी होती है इसके अंदर। ओह, तब वेन्स और जितनी खून की ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरीज वगैरह, ओके ठीक है ठीक है। अब क्या होता है कि हम उसे साफ करते हैं। अब जब साफ कर देते हैं, निकलने के बाद अब वो जब हम वो वेंस निकाल लेते हैं, आर्टरीज और नर्व्स निकाल लेते हैं, तो ये दांत जो है ना ब्रिटल हो जाता है। ऐसे यानी कि खून का ब्लड सर्कुलेशन डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको उनको डेड करना होता है, ओके, ताकि वो पेन ना करे बार बार। अब उसका अमल ही ना रहे इस दांत से, लेकिन दांत अपने स्टैंडिंग पोजीशन में वहाँ पे गड़ा रहेगा। ओके। अब जो वो गड़ा रहेगा ना, वो ब्रिटल हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, जैसे सूखा दरख्त नहीं होता है, इस तरह भुरभुरा हो जाएगा। अब वो भुरभुरा होने के लिए अब उसको प्रोटेक्शन देनी है कि भाई आपने यहाँ बिल्कुल रहना है 10-15 साल। तो फिर उस पर हम कैप देते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं, जरकोनिया के भी आ रहे हैं, पोर्सिन क्राउन भी है, मेटल क्राउन भी है, वो जरूरी है, वो प्रोटेक्शन है उसकी। वो तो रूट कैनाल के साथ साथ ये भी कराना बहुत। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जब दांत की अक्सर होल हो जाता है, वो पेनफुल अगर ना हो, जैसे दांत है लेकिन उसके अंदर होल हो गया है, लेकिन उसको जब वो पानी जब सर्जन प्रेस करते हैं तो उधर जाके लगता है, वो चेक कर रहे होते हैं कि आपको फील तो नहीं हो रहा, जब पेन कुछ नहीं है तो इसकी फीलिंग कितनी बार फीलिंग अक्सर गिर भी जाती है, तो कितनी बार हम इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता बार बार फीलिंग करवाने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कैविटी के कितनी डीप है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसमें 2 लेयर होती है, नमल लेयर ऊपर वाली, फिर डेंटिन। अगर डेंटिन के इनिशियल स्टेज है तो तब तो फिलिंग हो सकती है। अगर डेंटिन भी चली गई है, क्योंकि डेंटिन के बाद वही है नर्व्स, ब्लड सप्लाई वगैरह है सब, तो अगर हम उस पर फिलिंग करें तो फिलिंग तो आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब वो फिलिंग निकलती है ना, तो वो डेंटिन के कुछ हिस्से को लेके निकल जाती है, तो वो और डीप हो जाता है। तो 1-2 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन वो भी सब जब डॉक्टर कहे कि भाई अब हम एक्सरे कर रहे हैं, हम देखते हैं कि आपकी ये अब फिलिंग सेकंड टाइम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि पेशेंट को पेन तो है। अब अमूमन लोग क्या करते हैं, जो बहुत से हमारे ही साथी हैं, हमारे हल्का अहबाब वाले हैं, वो पेशेंट गया कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, बोला हाँ खाना खाने से दर्द हो रहा है, हाँ खाना जा रहा है, उन्होंने साफ किया, फिल कर दिया। अब तो अंदर तो वो बड़े मामला बिगड़ जाते हैं। तो फिलिंग करने के लिए भी डॉक्टर को एक्सरे की मदद लेनी पड़ती है, और कुछ वाटर से, पानी की, एयर से, दोनों को सप्लाई के देके प्रेशर के साथ चेक करना पड़ता है। तो ऐसी फीलिंग भी नहीं होती है, अच्छा। बाकायदा देख कर फिर करनी पड़ती है। नहीं, अगर वो मैं यही पूछ रही थी, अगर कोई करवाता है फीलिंग, उसके बाद वो गिर जाती है कुछ महीनों बाद किसी वजह से भी, तो उसको फिर भी पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको पता फीलिंग हट गई, तो उस जगह पे दोबारा चीजें फंसने लग जाती हैं, तो वो दोबारा जो है ये फीलिंग कितनी बार एक बंदे को होता है कि वो करवा सकते हैं? वो करवा सकते हैं, वो जब भी चाहे, कितनी बार तकलीफ नहीं है करवा सकते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर साहब ने मुतमईन कर दिया कि जितनी बार अगर आपकी फीलिंग गिर रही है, अगर उस जगह पर आपको पेन नहीं है तो आप फीलिंग बार बार भी करवा सकते हैं। लेकिन वैसे 2-3 महीने में वो ये होता है कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होती है, वो फीलिंग गिर जाती है। बच्चों की रूट कैनाल कितनी ज़रूरी है, कितनी एज में बच्चों की रूट कैनाल करवानी चाहिए? हम चलते हैं डॉक्टर दानिश के पास। जी दानिश साहब। जी देखिए, बच्चों के मुंह के अंदर जो है 2 किस्म के दांत होते हैं। ओके। एक प्राइमरी होता है और एक परमानेंट होता है। जैसे हम घर में बोलते बच्चे को दूध के दांत निकल आए, दूध के दांत निकल वो हमारे इनिशियली दांत कह सकते हैं जी, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और जो पक्के दांत जो होते हैं, जो परमानेंट होता है, उसे हम परमानेंट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, इन दोनों के अंदर जो है ना, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं कुछ पिक्चर्स लाया हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले कि इसमें केरीज होती कैसे। तो देखें, सबसे पहली जो है ना हमारी इनेमल लेयर है। ये इनेमल लेयर जो है ना, ये हमारी सबसे ऊपर की लेयर है और ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है। अगर इसके अंदर केरीज होती है तो सबसे पहला जो है हमारा एक वाइट कलर की डिस्कलरेशन होती है दांत के ऊपर, जो कि आपका अगर खुद नोटिस कर लें या आपको मीठा खाने पे दर्द हो सबसे पहले, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिर्फ इनेमल तक ही होता है। तो अगर आप उस वक्त डॉक्टर के जाके उसको चेक करा दें, एग्जामिन करा दें, डॉक्टर एक्सरे करके चेक कर ले,
तो ये सिर्फ और सिर्फ टूथपेस्ट से ही ठीक हो जाता है। ओह अच्छा। कि अगर हम अच्छा टूथपेस्ट यूज़ कर लें जिसके अंदर अच्छे क्वांटिटी है फ्लोराइड की जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो इसको रिपेयर होने के लिए चाहिए, तो ये बिल्कुल सिर्फ टूथपेस्ट से ही ठीक हो जाता है। उसके बाद आती है डेंटिन की लेयर, ये होती है इनर लेयर। Okay. डेंटिन के अंदर कुछ ऐसी ट्यूब्यूल्स बनी हुई होती हैं, कुछ ऐसे पाथवेज बने हुए होते हैं जो सेंसेशंस को, स्टिमुलस को जो है नसों तक लेके जाता है। अच्छा। जब हम इस लेयर पे पहुंच जाते हैं तो हमारा दर्द ऐसा होता है कि खाना खाया और दर्द शुरू हो गया, और फिर वो थोड़ी सी देर के लिए रुकता है, हो सकता है कि ठीक भी हो जाए। और जब इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, जब नसों तक पहुंच जाता है हमारा केरीज जो है, जो जिसको हम दांत के केरीज या डिके कहते हैं, जब वो नसों तक पहुंच जाता है तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। ओहो अच्छा। इस स्टेज पे आके हमें फिर रूट कैनाल करवाना पड़ता है। ओके। तो ये यानी कि दांत अगर बिल्कुल सड़ जाए या गल जाए जैसे अंदर। देखिए अभी दोनों लेयर्स को क्रॉस करती हुई वो अंदर गई है। ओके ओके ओके। हमने इसको इतना ज्यादा टाइम दिया। अच्छा इस स्टेज में क्या होता है, हल्का सा दर्द हुआ, हम जाते हैं पैनाडोल ले ली और एक एंसर ले ली या कोई और कोई भी दवाई ले ली, उससे हमारा दर्द ठीक हो गया। जब तक इस स्टेज में आके वो रातों को जब पेशेंट सोने के लिए लेटता है, जब तक उसको दर्द यहाँ तक नहीं होता, जब तक हम मेडिसिन का सहारा ले रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस स्टेज में हम सिर्फ डॉक्टर को दिखा के अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें तो हमारा कोई खर्चा नहीं होगा, उन मेडिसिन का भी खर्चा नहीं होगा जो हम इस स्टेज में आके लेते हैं। सही। तो मेरा यहाँ सबको ये कहना है कि जब आपको हल्का सा मीठा खाने पे दर्द हो या वाइट कलर का स्पॉट नजर आए कहीं भी दांत पे, आप जाके डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका उसी वक्त हल हो जाएगा और वो दांत आपके सालों साल चलेगा। और अगर हम उसको छोड़ते हैं तो कोई 6 महीने साल के अंदर इस स्टेज में आसानी से दांत पहुंच सकता है। ओह जबरदस्त। तो ओके दानिश ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है कि किस स्टेप बाय स्टेप। अच्छा एक और कुछ पिक्चर एक सवाल था जी 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 कि बच्चों की रूट कैनाल और बड़ों की रूट कैनाल। अच्छा देखिए बच्चों के दांत जो होते हैं उसके अंदर हम इसलिए रूट कैनाल करते हैं क्योंकि वो उनके नीचे जो आने वाले परमानेंट दांत हैं उनकी स्पेस को मेंटेन करके रखे होते हैं, उनकी स्पेस को दांतों के बीच में बना के रखे होते हैं। अगर हम उसको खुदा ना खासा निकाल देते हैं तो वो स्पेस मेंटेन नहीं रहती। जब वो स्पेस मेंटेन नहीं रहती तो नीचे से जो पक्का दांत आ रहा है फिर वो सीधा नहीं आ पाता। ओके। जिसकी वजह से हमने देखा कि बच्चों के दांत आगे पीछे सारे अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होते। इसकी एक ये वजह होती है कि हमने उस प्राइमरी दांत को रूट कैनाल करवा के अपनी जगह पे बचाया नहीं होता। और भी काफी वजूहत होती हैं, उसमें से एक ये भी है। तो बच्चों के दांत का रूट कैनाल बिल्कुल होता है। रूट कैनाल करने से ये होता है कि उनका दांत वहाँ जो है महफूज हो जाता है, परमानेंट दांत की जगह को भी बचा के रखता है। और क्योंकि उसमें दर्द हो रहा होता है तो उसको भी दर्द को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने वहाँ से खाना है पीना है, और जब तक 12 साल की उम्र के आसपास तक वो दांत नहीं निकलता जब तक हमने उसको सेव भी करके रखना है। ओके गुड। ये 3 बहुत मेन वजह होती हैं कि बच्चे के दांत को कभी भी नहीं निकलवाना है, जाके रूट कैनाल करवा के उसको बचा लेना है। ओके। क्योंकि अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगी तो फिर भी तो जाके हम लाखों का खर्चा करवा के दांत सीधे करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। तो ये नहीं अच्छा कि पहले ही इसको सही करवा लें हम। तो मेरा सबसे ये मशवरा है कि जब बच्चों के दांत में दर्द हो, लगे कि इसमें दर्द हो रहा है, बच्चा खाना नहीं खा पा रहा दर्द की वजह से, डॉक्टर को दिखाएं और जहां हद तक हो सकता है उसको रूट कैनाल करके ज़रूर बचाएं। ओके। अच्छा जी मोइज भी साथ में हैं और डॉक्टर दानिश भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोइज साहब के पास चलती हूँ, ये टूथ क्राउन क्या चीज़ है, इसके बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिए डॉक्टर साहब। जी, ये जो टूथ क्राउन है ये बेसिकली प्रोटेक्शन है टूथ की, दांत को प्रोटेक्ट करना, दांत को ढांपना। ये रूट कैप और टूथ क्राउन दोनों सेम ही अलग है? एक ही है। ओके ठीक ठीक। तो उसका मकसद ये होता है कि हमें दांत को ढकना है। ठीक है। अच्छा दांत को ढकना कैसा, जैसे अभी पहले मैंने बताया था कि रूट कैनाल के बाद जो है ये टूथ जो होता है ना, इसमें ब्लड सप्लाई नर्व्स वगैरह सब हम लोग काट देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके कट जाती हैं वो। अब इसमें कोई सप्लाई नहीं होती तो ये ड्राई हो जाता है। अच्छा अब इसके चांसेस होते हैं निकलने के। अब दांत को जब रूट कैनाल कराइए तो इसलिए तो नहीं कराइए कि दांत झड़ जाए। अब जब आपने रूट कैनाल करा दी तो ये समझ लीजिए कि 15 साल 10 साल इंशाल्लाह ले जा सकते हैं।
वरना वो 2-3 साल में दांत में दर्द तो नहीं होगा, सही। लेकिन वो दांत झड़ झड़ के ख़त्म हो जाएगा। अभी जैसे डॉक्टर दानिश ने बात की थी, यानी कि दांतों में भुरभुरापन भी आ सकता है। जहाँ दांतों में भुरभुरापन बहुत सी वजूहत से आता है, लेकिन यहाँ जो हमारी डिस्कस है वो रूट कैनाल की वजह से आता है। रूट कैनाल की वजह से हम ब्लड सप्लाई उसको नहीं दे रहे हैं ना। जब ब्लड सप्लाई नहीं दे रहे हैं उसको, तो वो तो एक सूख जाएगा वो दांत। अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि दांत के अंदर ब्लड सप्लाई ऊपर तक आती है। वो जो क्राउन है, बस क्राउन की तरफ गर्दन तक आती है, उसके बाद क्राउन आ जाता है जो दांत का। और उसमें भी क्राउन में भी 5-10% जगह ऐसी होती है कि जिसमें वो ब्लड सप्लाई है। अल्लाह पाक की क्या बस इसमें देखिए ना, ये जो रेड है ना, यस। ये रेड है, ये ब्लड अच्छा, आप सप्लाई मुझे है। नहीं, एक कैमरे से उस तरफ कर लीजिए, आप बताए चलेगा। इधर ये डॉक्टर साहब इस साइड, ये कैमरा। हाँ, अच्छा फिर बताइए। ये जो रेड कलर आ रहा है ना, जी जी। ये जो रेड कलर आ रहा है, ये ब्लड सप्लाई है। ये बाकायदा ये ब्लड सप्लाई है। जब हम इसको ब्लड सप्लाई जो होती है, जब हम इसे निकाल देते हैं, तब देखिए पूरा दांत जो है वो बगैर ब्लड सप्लाई के हो गया। तो ना इसको कोई ग़िज़ा मिल रही है, ऐसे ही दिखाते रहिए। और ना ग़िज़ा मिल रही है, ना इसको कोई ब्लड मिल रहा है, ना इसको सेंसेशन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसमें नर्व भी होती है। जब हम इस दांत की हम रूट कैनाल कर देते हैं तो वो नर्व लेस हो जाता है। जैसे पागल नहीं हो जाता आदमी, दांत में कोई सेंस नहीं होगा, सिर्फ वो गड़ा हुआ है, बस उसमें सेंस नहीं है। वो निकाल दिया हमने नर्व्स की। तो अब बस ये है कि अब इसके बाद करने के बाद फिर अब हम इसको उसी के सेंसेशन खत्म हो जाती है कि इंडिकेशन भी नहीं कर रहा होता। ओके, किसी किस्म की नहीं होती सेंसेशन। अब हम इस पे क्राउन दे देते हैं। क्राउन दे के वही शेप दे देते हैं जो इसका था, बराबर का दांतों का जैसे शेप है, बिल्कुल वैसी कंटोरिंग होती है। अब वो वहाँ पे एस्थेटिक भी बन जाती है और उसकी जो है वो फंक्शनल भी आता है, खाने पीने के, चबाने के लिए भी। तो ये इस तरह का ही होता है ये। बताते रहे सर, डॉक्टर साहब इसी तरह बताते रहे। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरीके से आपने क्राउन के बारे में ही पूछा था, वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि क्राउन बहुत ज़रूरी है। अमूमन लोग रूट कैनाल कराने के बाद जो है वो क्राउन नहीं करवाते, तो ये भी ऐसा नहीं है। क्राउन ज़रूर करवाएं, कैपिंग ज़रूर करवाएं। अगर कैपिंग नहीं करवाएंगे तो वो आपका दांत रूट कैनाल की वजह से, दर्द से तो आप आज़ाद हो गए, लेकिन अब दूसरा है फंक्शनल होना कि ये फंक्शनल कितना है, इस दांत से चबाया कितना जा रहा है, इस दांत से काटा कितना जा रहा है। तो उसके लिए जो है ये क्राउन ज़रूरी है। ये उसके लिए ये क्राउन ज़रूरी है। तो ये जो है क्राउन ज़रूर कराना चाहिए। अमूमन लोग क्राउन नहीं कराते, लेकिन क्राउन ज़रूर करवाना चाहिए। ओके, क्राउन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। रूट कैनाल के बाद क्राउन बहुत सर, ज़रूरी है। ये जो आपके पास नेक्स्ट पेपर है, ये किस चीज़ को मेंशन कर रहे ये हैं? डेंटल फिलिंग का है। ये हैं? डेंटल फिलिंग है। अच्छा, ये दांतों की आप फिलिंग इस का है। तरह टर्न कीजिएगा। यस, ओके। ये डेंटल फिलिंग का है। देखिए यहाँ पे जिस तरह डॉक्टर दानिश ने बात की थी ना कि ये फिलिंग हमारे करने का यानी कि एक ऐसा डेंजर एरिया है कि जब वहाँ हम पहुँच गए तो फिलिंग नहीं होगी। अगर उस केरीज ने जो वो कीड़ा लगा हुआ था वो जाके ब्लड से मिल रहा है, ब्लड के नेबर में आ गया, अभी मिल में नेबर में भी आ गया, मतलब डेंटिन में आ गया, अब उसकी फिलिंग नहीं कर सकते। अब इसकी होगी RCT। अच्छा, अब रूट कैनाल होगी। और अगर जो ऊपर की लेयर है, नमन लेयर है, थोड़ा सा उसमें हो गया तो फिलिंग हो जाएगी। अगर ऊपर की लेयर डिमिनरलाइजेशन टूट हो गई है, कैरीज है, तो हो जाएगी। कैरीज डीप हुई, ब्लड तक पहुंची, अब फिलिंग नहीं होगी। अब होगी रूट कैनाल, क्योंकि पेशेंट को अब इसके तरीका दूसरा और होता है कि रूट कैनाल वाले पेशेंट को होता ही दांत अमूमन है मगरिब की नमाज के बाद और रात में। सर रात में बहुत दर्द था, दिन भर दर्द नहीं था। जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी कि हम जैसे ही लेटने जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फॉर्म आती है, तो वो बैठ के तो कोई सो नहीं सकता। सो नहीं सकते। अक्सर लोग तो सो जाते हैं बैठ के भी, तकलीफ होती है ना। तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी जब वो लेटने जाते हैं तो फिर उन्हें हो जाता है वो। ओके, अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ब्रीफ कर रहे हैं। दानिश, ये कीड़ा, हम लोग अक्सर कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया, कुछ लोग कहते हैं सड़न है, ऐसे ही है जी, जी, ना। बिल्कुल। बेसिकली कीड़ा तो मुझे लग रहा है कुछ होता नहीं है, वो हमने नाम ऐसा किया है क्योंकि आज तक मैंने कभी कीड़े को चलते हुए दांत में देखा नहीं है। और हमने बड़ा जोक इस पे किया कि यार कभी कहते चाय पापे, यार क्या हमारे मरीज को क्या हो गया, पहले हम इतना अच्छा अच्छा मीठा खाते थे, वो ये कीड़ों की गुफ्तगू बता रही हूँ यार, ये तो चाय पापे पे आ गए। तो वो हिसाब है कि ये क्या है, कीड़ा का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये काफ़ी पेशेंट मुझसे करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा और भी ऐड कर दें तो Yes. ये होता है कि पेशेंट कहते हैं कि मेरे बच्चे को बुखार हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि कैल्शियम की वजह से जो है
इसके सारे दांत झड़ गए। ओह ओके ओके। जैसा आप कह रही हैं ना कीड़ा, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे दांतों में हमें बुखार हुआ था, उसके बाद हमारे सारे दांत झड़ गए। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं कहते हैं कि हमें शुगर हुआ और हमारे दांत उसके बाद जो है झड़ना शुरू हो गए। ठीक है। अब मैं एक ज़रा पिक्चर दिखाऊंगा आपको। इस पिक्चर में ये है कि बैक्टीरिया और फूड, जब हम खाना खाते हैं, खाना जाके हमारे दांतों की हर सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होता है। ओके। उस एक्यूमुलेशन की वजह से बैक्टीरियाज को एक ऐसी कॉलोनी बनाने की जगह मिल जाती है जहां वो आराम से रह सकें और फूड उनको वहां अवेलेबल होता है जिससे वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड आपको पता है कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। तो सिर्फ खाना खाने के बाद ब्रश ना करने की वजह से बैक्टीरिया जो है वहाँ कॉलोनीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो एसिड बना के हमारे दांत की हर सरफेस पे जहाँ जहाँ फूड इन्फेक्शन हुआ है वहाँ वहाँ केरीज दे सकते हैं। तो उस पेशेंट का आप मुंह खोल के देखें ना, तो सामने सारे दांतों के ऊपर खाना नजर आता है आपको। तो उससे वो साफ साफ उसके दांत बता रहे होते हैं कि इसने तो खाने के बाद ब्रश किया ही नहीं है। और फिर जब आप उनसे पूछें तो फिर बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर, हमने ब्रश किया था लेकिन खाने से पहले किया था। या कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाने के बाद ब्रश करते ही नहीं है, रात को सोने के वक्त करते हैं। या कुछ लोगों की आदत होती है फौरन उठते ही ब्रश कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि और जो स्टडीज जो है ये मैं बुक से सारी पिक्चर्स जो हैं तक ज़्यादातर ऐसी पिक्चर जो है वो मैं बुक से लेकर आया हूँ कि जब तक हमारा प्लाग, जिसको हम फूड इन्फेक्शन कहते हैं नॉर्मल ज़ुबान में, जब तक हमारा प्लाग मौजूद नहीं होगा, चाहे हमें शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, वो बीमारी की वजह से हमारे दांत ख़राब नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ कीड़ा ही नहीं लग सकता है। ठीक है। वहाँ खाना ही नहीं, वहाँ फूड ही नहीं है, वहाँ बैक्टीरियाज ही नहीं है, वहाँ एसिड ही नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो सिर्फ आप सब लोगों को मेरा एक ये मैसेज है कि सिर्फ खाने के बाद ब्रश कर लेने से आपके दांत आपकी ज़िंदगी भर तक का साथ दे सकते हैं। कि आपने सुबह खाने के बाद ब्रश किया और रात को खाने के बाद ज़रूर ब्रश किया। दोपहर में हम ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में होते हैं तो अच्छे से रिंस कर लें, वो ज़्यादा काफ़ी है। ये ज़्यादा बेहतर। तो सिर्फ खाने के बाद ब्रश करने की वजह से हमारे दांत हमारा ज़िंदगी भर साथ दे सकते हैं। वरना ब्रश अगर नहीं करते तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं, आप उनका हम जब मुंह खोल के देखते हैं तो सामने सारा हमें प्लाक नजर आ रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो फौरन कहते हैं खाने के फौरन बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद, इसका क्या रीज़न है? खाने के फौरन बाद ब्रश करने से हमें गैग रिफ्लेक्स हो सकता है। ओके। जिसे हम नॉर्मल ज़बान में वॉमिट कह सकते हैं। अच्छा। तो वो हो सकता है, तो थोड़ा सा आप गैप ले लें, 10 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, इसके अंदर फूड जो इन्फेक्शन होता है दांतों में, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं तो उसके बाद जो है फिर ये बैक्टीरियाज एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना, खाने के बाद 10-15 मिनट बाद ज़रूर ब्रश कर लेना है। ओके। अच्छा, ये दांतों की बीमारी, मैं डॉक्टर मोइस साहब के पास चलूँगी क्योंकि जिस पर्सन को शुगर होता है तो उनको बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ब्लड अगर अल्लाह ना करे कोई इंजेक्ट हो गया, कुछ भी इंजरी हो गई, तो क्योंकि ये सर्जन जो है वो ऑफ कोर्स रूट कैप भी लगवा रहे हैं या नसों को काट रहे हैं, तो इज़ टू मच डेंजरस। तो ये पूछना पड़ेगा डॉक्टर मोइस साहब के, जो शुगर पेशेंट है उनको कैसे आप लोग, यानी कि सेम ट्रीटमेंट होता है या थोड़ा एहतियात उनके लिए ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि शुगर पेशेंट जो होता है ना, उसका जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ओके। जैसे एक आमतौर पे किसी का ब्लड है निकल रहा है तो शुगर पेशेंट वाले का कंट्रोल करना पड़ता है ज़रा, थोड़ा सा उसका एक जो क्लॉटिंग टाइम है वो डिस्टर्ब रहता है। तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ ये होता है कि शुगर पेशेंट वालों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में ट्वाइस अ डे ब्रश करने की आदत डाल लें। एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को खाना खाने के बाद ब्रश करने की आदत, ये शुगर पेशेंटों को तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो है हमेशा शुगर पेशेंट का जो होता है, हमारे यहाँ मुंह के अंदर दांत तो सबसे हार्ड है,
लेकिन मसूड़ा सबसे नाजुक है। अच्छा, मसूड़े जो ये जो होते हैं, ये शुगर पेशेंट के हम जब भी देखते हैं ना, इनके रेड रहते हैं, बिल्कुल बॉयल से रहते हैं, जैसे गम्स में इन्फ्लेमेशन सी रहती है शुगर पेशेंट को ये। और उसमें दूसरा ये होता है कि शुगर पेशेंट का ब्रश की प्रॉपर टेक्निक भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके मसूड़े थोड़े डैमेज रहते हैं। अगर हमने ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं रखी तो वो, अगर उन्होंने गलत ब्रशिंग टेक्निक की तो उनके मसूड़े बहुत जल्दी हटते हैं और उनके मसूड़ों से खून भी आने लगता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मसूड़े में खून आने की वजह ब्लड प्रेशर शुगर वाले पेशेंट का नहीं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी आता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं हम लोग। और लेकिन यह है कि जहाँ शुगर पेशेंट की बात हो रही है तो शुगर पेशेंट को तो अपने मुंह का बहुत ज़्यादा एहतियात रखना चाहिए, अपने मसूड़ों के दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। बाकी डेंटल की ट्रीटमेंट में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आराम से डेंटिस्ट जो है वो शुगर पेशेंट की भी रूट कनाल भी, स्केलिंग भी, या जो प्रॉब्लम उनका वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये मैं देखती हूँ अक्सर वो जो आप लोग जब किसी का रूट कैप बनाते हैं तो वो केमिकल से कुछ चीज़ें से ऑफकोर्स उसके ऊपर कुछ लगा के फिर उसका, नहीं मैं कुछ और कहना है, कुछ जिसके ऊपर ये एक पूरी शेप बनती है और बताते हैं कि उसके मुंह में थोड़ी देर रखा जाता है फिर वो निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है प्रोसीजर? आप भी मतलब लग रहा है मुझे आप डेंटिस्ट बनेंगे अब। अच्छा अच्छा, उसमें ये होता है कि हमारे पास परफोरेटेड स्टील की ट्रे होती हैं जो कि स्टरलाइज, ताकि स्टील की इसलिए होती हैं ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन हो जाए, क्योंकि एक नहीं कई पेशेंटों के मुंह में जाती है वो, लेकिन हर प्रोसीजर के बाद स्टरलाइज होती हैं वो इस तरह होती है कि तकरीबन थोड़ी थोड़ी छोटी बड़ी होती है मुंह में, इस तरह चाहे तो हिल जाएंगी वो। अच्छा, वो जो हिलने वाला गैप है वो एक इम्प्रेशन होता है, इम्प्रेशन मटेरियल होता है, जैसे रबड़ बेस का बना हुआ होता है। वही मैं कह रही च्युइंगम की ना, तो उसको थोड़ी दांतों का साइज आ जाता है, फिर उसमें शायद फीलिंग होती है, फिर उसमें हाँ, उसमें साइज देने के बाद उसमें हार्ड प्लास्टर डालते हैं। हाँ ठीक है, हार्ड प्लास्टर अमूमन जो है हार्ड प्लास्टर पिंक या येलो कलर का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हार्ड प्लास्टर डाल के वो हम इसका रेप्लिका एक बना लेते हैं मॉडल, क्योंकि हमें पेशेंट के मुंह को उठा के नहीं भेजना है लेबोरेटरी में, हमने पेशेंट के मुंह की डुप्लीकेट बना के भेजनी है, तो वो डुप्लीकेट बना के हम लेबोरेटरी भेज देते हैं। वो ये समझ लें कि उसमें 0.1% तो फर्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो फिर वो वहाँ से बन के क्राउन आता है, फिर हम जो उसी साइज़ पे बनाते हैं, फिर उनकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो उस हिसाब से बना लेते हैं। हम पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे ही है, फिर हमने उनको एक हफ्ते के बाद बुलाया है, 5 डेज के बाद बनाया, क्राउन बनाया, इंशाल्लाह सही है। ओके अच्छा, अब इस इम्पोर्टेंट सवाल ये तो हो गया, इसी से रेलेवेंट था, मैंने कहा पहले ये वाला करती हूँ फिर दूसरा। लग गया आपने एक स्केच, क्योंकि देखिए ओरिजिनल अल्लाह पाक का ओरिजिनल ही है, हम एक आर्टिफिशियल चीज अपने माउथ में फिट कर रहे हैं। क्या मुझे बताएं कि जो आर्टिफिशियल जो दांत लग गया है, क्या वो कहीं उसका बुरबुरापन हमारे फूड में तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ है, हमारा ओरिजिनल जो है उसकी एक अलग बात है, तो उसका मुझे ये बताएं कि उसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होते क्या कभी वो भी उसके ऊपर से, क्योंकि वो केमिकल से बना है, उसके कुछ ज़रात हमारे मैदे में तो नहीं जा रही, इसके बारे में थोड़ा अवेयर कीजिए। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहाड़ तो भुरभुरा हो सकता है, लेकिन कोई बिल्डिंग आपने रोड पे देखी नई बनी हुई भुरभुरी है, कितनी स्मूथ कितनी खूबसूरत बनी हुई है। बात ये होती है कि ये जो हमारा अपना दांत है ना, ये है कुदरत का, ठीक है, इसके अंदर कोई भी जब डेफिशिएंसी आएगी तो इसमें भुरभुरापन आ जाएगा। एक जैसे हमने बताया रूट कनाल के बाद भी आ जाएगा और बहुत सी वजह हैं, लेकिन जो हम क्राउन पोर्सिन का इसका बना रहे हैं ये बहुत सॉलिड होती हैं और ऐसे मटेरियल से बनाई जाती हैं कि ये टूट तो सकती हैं, भुरभुरी नहीं हो सकती। ओके, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत मजबूत होती है ये। ठीक है, यानी कि वो हम लोग जब लगाते तो हमें ये डर होने की जरूरत नहीं है कि खुदा ना खास्ता इसके कुछ कहते कुछ ये ना अंदर केमिकल भी चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं, कोई केमिकल रिलीज नहीं करता वो। हमारे यहाँ जो दांतों की जो बनने की जो बनावट की जो मटेरियल है एक्रेलिक रेजिन है, ये वो है। ये समझ लें कि जस्ट लाइक जो मेलामाइन के हमारे बर्तन होते हैं ना जो बनते हैं, उसी की आगे पीछे एक्रेलिक रेजिन भी वैसा ही है। और एक होती है पोर्सिलिन और एक होती है जरकोनिया मेटल है ऑलरेडी, वो एक ऐसा है कि दांत के कलर का मेटल है, बना लेते हैं उसको। तो इसमें और फिर एक पर्सनल मेटल भी है जो वाइट है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भुरभुरा हो या इसकी कुछ ज़रात निकल के आपके पेट में जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, दानिश साहब ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स कुछ लोगों का पेस मेकर दिल में लगा होता है या कोई भी अल्लाह न करे एक्सीडेंटल रॉड लगी हुई होती है, तो जब हम स्केलिंग करवाते हैं तो एक मशीन जो है वो बड़ी नोकदार सी है जिसको आप करके चलाते हैं, बड़ी वाइब्रेशन करती है वो, उससे दांत तो साफ हो जाते हैं। क्या उनको जिनका पेस मेकर लगा हुआ है
या जिनकी रॉड डली हुई है, इसके कोई भी इफेक्ट होते हैं कि नहीं? आप आंसर देंगे या आप देंगे? डॉक्टर दानिश। डॉक्टर दानिश जी। डॉक्टर हमारी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ब्लड शुगर लेवल जिनका हाई शुगर होता है, या शुगर पेशेंट कह लें या ब्लड प्रेशर के पेशेंट कह लें या दिल डॉक्टर का जरा कोई सा ऊंचा अमराज। बोले ना, आज क्या हो गया? आप नाश्ता नहीं किया आपने? कुछ हमारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि शुगर पेशेंट हो गए या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो गए या और भी किस्म के पेशेंट्स हो गए। तो अगर किसी भी पेशेंट का कोई भी दिल का ऑपरेशन हुआ होता है, उसको हम 6 महीने के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। हमारी ये कोशिश होती है कि उसको बिल्कुल भी 6 महीने के अंदर कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए। 6 महीने के बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और पेसमेकर का ये है कि अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो है, उसकी जो पेसमेकर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज में जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बिल्कुल कर सकती है, ऐसा है। तो हम इस चीज़ से बिल्कुल एहतियात करते हैं कि जिस यानी कि पेशेंट को पूरी उनका पेसमेकर जो लगाया बायोडेटा जाए, लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल उनकी पेशेंट की हेल्थ पूरी हिस्ट्री प्रोफाइल लेनी, जिसे कहते हैं। पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आपको पता है कि उनकी शुगर लो होती है, क्योंकि वो या तो मेडिसिन ले रहे होते हैं या वो इंसुलिन के ऊपर होते हैं। ओके। तो कुछ टाइम बाद जो है उनकी शुगर लो होती है। तो ऐसे किसी पेशेंट का अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो हमें उनके लिए वहाँ कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह बिल्कुल वहाँ रखनी पड़ती हैं, या उनको जो है हम फ़ौरन खाने के बाद बुलाते हैं कि कहीं प्रोसीजर के बीच में उनका शुगर लेवल लो ना हो जाए। सही। शुगर लेवल लो होने की वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है। ओके। तो वो सारी चीज़ें जो है, सारे प्रोटोकॉल जो हैं, हमें ये शुरू में ही काम करने से पहले ही पढ़ा दिए जाते हैं कि अगर शुगर पेशेंट है तो उसके लिए हमने ये सारा कुछ रखना है। अब ऐसा ही आता है एक एस्थमा का पेशेंट, हो। तो उसकी हिस्ट्री भी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको अटैक शुरू होता है तो उसके पंप के अलावा से कोई और चीज़ ठीक नहीं कर सकती, और वो हमारे पास कोई 10 या 15 सेकंड्स होते हैं सिर्फ। तो उसका पंप वहाँ रखना, अपने यूनिट पर बिल्कुल रेडी करके रखना ज़रूरी होता है। रॉड वगैरह जो इलेक्ट्रिक वो खींचता है, ऐसा कुछ तो नहीं होता? उनको तो कुछ नहीं होता। ये तो चले शुगर पेशेंट का हाँ, होगा। अगर किसी को आर्टिफिशियल लिम्स लगे हुए, जैसे रॉड हाथ या पैर वगैरह कुछ लगा हुआ है, नहीं, उससे ऐसा फर्क कुछ तो नहीं नहीं। होता। अच्छा, ठीक है, ऐसा ठीक। कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, दिल में अगर हमने कुछ पेसमेकर या कुछ और काम हुआ होता है तो हम इसलिए उसका ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि मुंह के अंदर काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं। वो ब्लड के थ्रू जो है दिल में पहुंचता है, और वहां जाके अगर उसमें कुछ बैक्टीरियाज होंगे ब्लड में, तो वो दिल में जहां भी ऑपरेशन हो उस एरिया के इर्द गिर्द जो है वो जाके सारा कॉलोनीज बना लेंगे, बैक्टीरियाज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। ओहो। इस वजह से हम जो है ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट 6 महीने के अंदर नहीं करते। अच्छा डॉक्टर दानिश, ये आखिरी सवाल है। जी। कुछ लोगों को बहुत ही गंदी आदत होती है, मैं सच बताऊं, उनके पास कोई भी निडल पड़ी हुई होगी और वो बड़े मजे से हेयर पिन, सेफ्टी पिन, कोई भी पिन, और ये सारे मर्द हजरात ज्यादा करते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा उनके पास अगर स्टेपलर पिन भी होगी ना तो वो अपना गोश्त उससे निकाल रहे होंगे। यार हद कर देते हैं आप लोग तो, यानी कि इतना डेंजरस है। आपको पता है इसका अल्लाह ना करे कोई इन्फेक्शन हो जाए और कोई सुई वगैरह जो करे, इससे कैंसर भी हो सकता है। ये इतना डेंजरस है, हुआ है पर्सन को, तो जो मैं डिस्कस करूँ, मुझे नहीं मालूम अभी इसके अंदर कितनी रियलिटी है, कितनी ऑथेंटिक है। डॉक्टर साहब क्या करें? सर जी बताइए। सर ये जो देखिए धागे से फ्लास करना, चले टूथपिक यूज कर ली, इट्स लिमिटेड है ना कुछ का सर, लेकिन मैंने खुद देखा लोग निडल्स हो गए निकाल रहे हैं बड़े मजे से। बताइए सर। अच्छा, होता यह है कि हमारे यहाँ जो एक डिजीज है ना, लीवर, जी से जिगर होता है, होता भी यही है कि बहुत मासूम है हमारे जिस्म में। ये जो निडल यूज़ करते हैं ना, अब देखें डेंटल फ्लास भी स्टील का नहीं है, ज़ाहिर एक धागे का है या वैक्स का है, जिसे मोम कहते हैं हम। और जितनी भी प्रोडक्ट आई हुए हैं, अच्छा ब्रश देखें कोई लोहे का नहीं है, वो भी प्लास्टिक का है। ठीक है। और एक बंदा दूसरे बंदे को इस्तेमाल नहीं होने देता, क्योंकि उसकी स्टरलाइजेशन नहीं हो रही, वरना कंटामिनेशन होगी और क्रॉस इन्फेक्शन होगा, इधर का इन्फेक्शन उधर। पहली बात तो निडल को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी शख्स ने उस निडल को जो यूज़ किया उसको हेपेटाइटिस है, किसी शख्स ने यूज़ किया हेपेटाइटिस, उसने निडल रख दी और अब यह मजाक में उसने निडल किसी को चुबा दी। आप ये समझ लीजिए, जो मैं बात जो कर रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि वो निडल जो मैंने अपने मसूड़ों में ली थी,
और उस शख्स को जिसने ली थी उसको हेपेटाइटिस था, और उसने अब जो मजाक में किसी वजह से किसी एक नॉर्मल को लग गई, ये समझ लें कि वो हो गया। और अगर वो ऑलरेडी वो भी हेपेटाइटिस में था तो इसके यूनिट भी उसमें चले जाएंगे, Oh my इससे ज़्यादा तो वो एक्टिव हो जाएंगे जरासीम। तो इससे बहुत बचना चाहिए। किसी भी स्टील की चीज़ को अपने मुंह में चुबाकर रखना नहीं चाहिए कि अगर वो किसी और के चुभ गई अगर तो वो मुंह में खुद वो बंदा भी ना डाले क्या? अच्छा इत्तेफाक की बात है, वो नीडल किसी और ने भी यूज़ की हुई हो तो फिर तो प्रॉपर ये समझ लें कि एक ब्लड होता है ना, एक पूरी ब्लड की बोतल चढ़ाना या किसी इन्फेक्टेड आदमी की निडल जो लगाई हुई है उस निडल को सिर्फ चुबो देना, सही से चुप के ब्लड आ जाए, बस हो गया क्रॉस इन्फेक्शन। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। वैसे भी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आप कितने दर्द के साथ बता रही थी कि वो निडलें डालते हैं। असल में मैं होता है ऐसे। वो मुझे याद है उन्होंने जब बात की, मैं हैरान, मैंने कहा क्या हुआ आपके बिनोई को? यार उन्होंने ना ऐसे किया तो उनके अंदर मतलब वो बड़े मजे से उन्होंने क्या किया, स्टेपलर पिन नहीं होती उससे कुछ गोश्त निकाला है, उन्होंने लापरवाही की, वो आगे बढ़ता गया तो उनको क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन बढ़ गया, इन्फेक्शन हो गया, वो अब बैक्टीरियाज डेवलप हो गए। अब उसमें देखें ना, होता ये है कि हमको तो नहीं पता ना कि ये जो चीज़ हमने इसी तरीके से देखें डेंटिस्ट्री में सबसे जो अहम है ना शोबा वो है स्टरलाइजेशन का, क्योंकि डेंटिस्ट्री के अंदर 25% इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो चुभोए जाते हैं। चुभोने से मेरा जिनका ब्लड से ताल्लुक रखा जाता है। अच्छा, इसीलिए आजकल निडल जो है ना वो इंजेक्शन जब लगता है ना, जी हाँ, तो मुझे लगा तो वो दोबारा इंजेक्शन, उन्होंने कहा अब जरूरत नहीं है, एक बार प्रेस हो गया ये खत्म हो गया। पहले अपनी तरफ से कितनी टेक्निक्स लेकर आए जा रहे हैं, पहले ही होता था तोड़ देते थे उसकी सुई वगैरह, तो अब इन्होंने पूरी वो उसको ब्लॉक कर दिया कि आप इंजेक्ट करें तो देन उसके बाद उसे कोई यूज नहीं कर जी हाँ, सकता। बिल्कुल। तो लेट्स सी, आज हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन हम नेक्स्ट इनके साथ एक स्पेशल जो है दांतों से रेलिवेंट जो है प्रोग्राम करेंगे, वो है माउथ में कैंसर, कौन कौन सी रीजंस, क्लियरली बोले कैंसर पे बात होगी। जो लोग गुटखा, मावा, पान, छालिया जो दबा के रखते हैं, उसके इन्फेक्शन, उसके साइड इफेक्ट उनके सिर्फ दांतों पे नहीं बल्कि पूरे ऑर्गन पे कैसे होते हैं। जाते जाते हम इनसे एक एक मैसेज लेंगे। मोई सब अपने नाज़रीन को कुछ मोटिवेशनल मैसेज देना चाहें? मैं तो देखें नाज़रीन से ये अक्सर कहता हूँ लोगों से कि आपके दांतों में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अच्छा, एक दूसरी बात ये होती है कि डेंटिस्ट्री जो है ना वाकई महंगी है, क्योंकि दिल का भी इलाज एक दफ़ा हो जाता है, दिल एक है, और अल्लाह ने खुद कुरान शरीफ में कहा कि मैंने 2 दिल नहीं रखे हैं, लेकिन दांत 32 हैं। अब इन 32 दांतों को संभालना, और अगर 32 दांतों में से 10 दांतों में प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर के लिए तो काम करना आसान है, लेकिन वो शख्स जिसकी एक तनख्वाहदार आदमी है वो ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। तो तनख्वाहदार आदमी कम से कम इतना तो कर सकता है ना कि ट्वाइस ए डे अपने मुंह को साफ़ करें। आप रात को खाना खाने के बाद भी आप ब्रश करें, सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। तो ये तो एक आसान सा अमल है। और गैर ज़रूरी चीज़ों के खाने से परहेज़ करें, जैसे छालिया गुटखा होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपके दांतों की हिफाजत हो जाएगी। देखें, आप दांतों का अगर एक कोई शख्स इलाज नहीं करा सकता, उसकी हिफाजत तो कर सकता है, तो खुदारा आप लोग अपने दांतों की हिफाजत करें और ब्रश को दिन में 2 दफ़ा करें, इंशाल्लाह आप बेहतर रहेंगे। डॉक्टर साहब साथ साथ बताएं आप कहाँ पर बैठ रहे हैं, थोड़ा हो सकता है नाज़रीन आपके पास ज्वाइन करना चाहें तो आपकी क्लिनिक कहाँ पर है? जी, हमारी जो क्लिनिक है वो जमशेद रोड है, सेंट्रल जेल के सामने। तो वहाँ पे जमशेद रोड 3 नंबर पे है, डॉक्टर दानिश के नाम से ही है। और डॉक्टर दानिश के नाम से जो क्लिनिक है, डॉक्टर दानिश की पैदाइश से पहले के नाम से, अब ये पैदा भी नहीं हुए थे जब इनकी क्लिनिक नाम से थी। तो अब लोग तो अभी लोग मेरे पास आते हैं। अभी कल भी एक साहब आए, संडे था, उनको डरता बोलने के वो डॉक्टर दानिश को ही दिखाना था। मैं डॉक्टर दानिश का बाप हूँ मैं, मुझे दिखा दो। तो बोले हाँ आपको ही तो दिखाना था। तो मैंने बोला डॉक्टर दानिश, मैं भी अब मैं परेशान हुआ हूँ इस 4-5 साल से कि लोग बाहर बैठे हुए डॉक्टर दानिश को दिखाना है। अब डॉक्टर दानिश अपने DHE की क्लिनिक में मॉर्निंग में होते हैं। जब वो वहाँ से आ रहे हैं, आने के बाद उन्होंने बोला पापा ये तो आपका ही पेशेंट है। मैंने इसने डॉक्टर दानिश का था, मैंने 1 घंटे बिठा दिया। तो ऐसा अच्छा, टाइमिंग क्या है वहाँ पर? हमारी टाइमिंग है हमारे सुबह 10:30 बजे से बस जोहर की नमाज तक 1:30 बजे तक, और फिर असर की नमाज के 5:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक। ओके, जो भी अगर आप लोग अपनी ट्रीटमेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले जाएं तो आप जरूर डॉक्टर मोइज एंड डॉक्टर दानिश से मिलिएगा। दानिश साहब आपका मैसेज देंगे अपने नाज़रीन को जाते जाते जल्दी से? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने दांतों का खूब ख्याल रखें, और दांतों का सबसे पहला जो ख्याल है कि वो खाने के बाद ब्रश करना है। अपने बच्चों का भी और अपने दांतों का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी भर जो दांत एक निकल गया परमानेंट वो दोबारा नहीं आता।
तो उसके खर्चे, उसके इलाज के लिए हमारा बहुत खर्चा हो जाता है। उस खर्चे से खुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं और प्रॉपर टाइम पे जो है ब्रश करें। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर दानिश साहब एंड डॉक्टर मोहित साहब, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट लेकर आएंगे नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह ताला, और बात करेंगे दांतों से रेलिवेंट। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद है मज़ेदार खाने और एक और सेगमेंट है ज़बरदस्त। अगर आपकी मिस्टर एंड मिसेस आप दोनों में लड़ाई हो गई है तो उसके लिए हम स्पेशल इंफॉर्मेशन देंगे। डॉक्टर बुशरा एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट से, वो हमारे साथ होंगी। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी।